हाँ भाई सेकेंड ईयर, हम लोग बात कर रहे थे श्वसन के बारे में, ठीक है। कल आप लोगों का श्वसन कंप्लीट हो चुका था, है ना। कल हम लोगों ने श्वसन के बारे में स्टडी कर लिया था ना, जिसमें हमने पैरामीशियम के बारे में पढ़ा था। एक सेकेंड बस। हाँ भाई ठीक है, तो कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? पैरामीशियम के बारे में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक्सक्रीशन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है उत्सर्जन। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि उत्सर्जन क्या होता है। तो समझिएगा, हमारे शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो उनके फलस्वरूप क्या बनते हैं? कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं। ये नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, या मैं ये कहूं कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो है वो जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, भाई वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं ना, ये तो अपशिष्ट पदार्थ। तो उन हानिकारक पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे उत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तो बात रही जनरली उत्सर्जन के बारे में, लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे जंतु जगत के बारे में, तो जंतु जगत में बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो अलग अलग चीज के उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अलग अलग चीजों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे कुछ जंतु जो हैं वो अमीनो एसिड का, मतलब अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो उत्सर्जन जो है वो अमीनो अम्लों के रूप में करते हैं। तो उन जंतुओं को हम कहते हैं अमीनोटैलिक। क्या कहा जाता है? अमीनोटैलिक जंतु, ठीक है। मतलब ऐसे जंतु जो एमिनो एसिड के रूप में क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं, मतलब उत्सर्जन करते हैं, तो उन जंतुओं को कहते हैं अमीनोटैलिक जंतु, ठीक। वहीं कुछ जंतु ऐसे हैं जो उत्सर्जन जो होता है वो अमोनिया के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? अमोनिया के रूप में करते हैं। तो उन जंतुओं को कहते हैं हम अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक जंतु। क्या कहा जाता है? अमोनोटैलिक जंतु। वहीं कुछ जंतु जो हैं वो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। किसके रूप में करते हैं? यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो उन जंतुओं को जो उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरियोटैलिक। क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक। अच्छा, हम लोग अगर हम बात करें हम मानवों की, सॉरी, तो मानव जो है वो किस चीज के रूप में उत्सर्जन करते हैं? यूरिया के रूप में ही तो करते हैं। तो जब यूरिया के रूप में उत्सर्जन हम लोग करते हैं तो हम लोग कैसे हुए? यूरियोटैलिक जंतु हो गए, है ना। ऐसे हो गए, यूरियोटैलिक जंतु हो गए। ये कभी भी कोई भी आपसे एग्जामिनर पूछता है कि हम क्या चीज एक्सक्रीट करते हैं, तो क्या चीज उत्सर्जन करते हैं, और उसके आधार पर हम किस प्रकार के जंतु कहलाए जाएंगे, तो पहली बात तो हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। हम जो उत्सर्जन करते हैं वो यूरिया के रूप में होता है, और इसी वजह से हम हो गए यूरियोटैलिक जंतु। कैसे हो गए हम? यूरियोटैलिक जंतु। वहीं कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो उत्सर्जन है वो यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। तो ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। क्या कहा जाता है? यूरिकोटैलिक, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर एक बात और सुनिएगा, यूरिकोटैलिक का मतलब है कि जो यूरिकोटैलिक जंतु होते हैं, ये जंतु जब भी उत्सर्जन करते हैं तो उत्सर्जन में वो जल का बहुत ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, मतलब जल हानि अपने शरीर में से होने नहीं देंगे, है ना। वो चाहते हैं कि उत्सर्जन के रूप में बहुत कम से कम जल बाहर जाए उनके शरीर से। तो उनके शरीर में जो यूरिया होता है वो किस में बदल जाता है, यूरिक अम्ल में। किस में बदल जाता है, यूरिक अम्ल में। तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा जो पक्षी वर्ग होता है, ठीक है, तो पक्षी वर्ग जो उत्सर्जन करता है वो किस फॉर्म में करता है, वो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करता है। इसीलिए पक्षी वर्ग में आने वाले सभी सदस्य क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक। हम लोग यूरियोटैलिक है और ये यूरिकोटैलिक है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अगर हम बात करें अपने यूरिकोटैलिक में तो पक्षी वर्ग आ जाएगा और साथ में सरीसृप आ जाते हैं इसमें, ठीक है। सरीसृप भी इसी में आते हैं यूरिकोटैलिक में, ठीक है। तो मतलब पक्षी वर्ग और सरीसृप किसके रूप में करते हैं उत्सर्जन, यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं। सभी को क्लियर है। देखिए एक बार फिर समझिएगा कि हमारे शरीर में जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं उसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ। तो जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो हानिकारक होने की वजह से उन्हें हमारे शरीर से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो हमारे शरीर से उन नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। और उत्सर्जन के ही आधार पर हमने जंतुओं को कितने भागों में डिवाइड किया, अमीनोटैलिक मतलब जो अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करें, अमोनोटैलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करे, यूरियोटैलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करे, और यूरिकोटैलिक मतलब जो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं। ठीक, क्लियर है ना सभी को ये, सेकेंड ईयर क्लियर। यस यस गुड। चलिए फिर बात कर लेते हैं अपने उत्सर्जन के बारे में। यस मैम, देखिए आज से जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन में वो है फैसियोला हिपैटिका में उत्सर्जन, ठीक है। किसमें, फैसियोला हिपैटिका, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये कि जो फैसियोला हिपैटिका है ये संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज का सदस्य है, यहाँ तक तो आप लोगों को रट गई होगी बात, ठीक है। उसके साथ साथ ये होता है अंतः परजीवी। कैसा होता है, अंतः परजीवी मतलब अपने पोषक के शरीर के अंदर रहता है ये और उससे अपना पोषण ग्रहण करता है, तो ये अंतः परजीवी है। और साथ में ये होते हैं त्रिकोरिकीय। क्या होता है, त्रिकोरिकीय होता है। त्रिकोरिकीय क्या होते हैं ये तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में बताया ही गया होगा। त्रिकोरिकीय मतलब इसमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म, ठीक। तो यहाँ तो बात रही नॉर्मल फैसियोला हिपैटिका के बारे में। चले अब बात कर लेते हैं इसके उत्सर्जन के बारे में। तो इसका जो उत्सर्जन होता है क्लास, उसको बनाने के लिए जो उत्सर्जन तंत्र है फैसियोला हिपैटिका का जो उत्सर्जन तंत्र है वो मिलकर बनता है 2 चीजों से। फर्स्ट इज फ्लेम सेल मतलब ज्वाला कोशिकाएं, ठीक। और दूसरा होता है एक्सक्रीटरी कैनाल या एक्सक्रीटरी डक्ट। उत्सर्जन वाहिकाएं,
ज्वाला कोशिकाएं और उत्सर्जन वाहिकाओं से मिलकर बनता है फैसियोला हेपेटिका का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब हम बात करें अगर फ्लेम सेल्स की, तो फ्लेम सेल्स को हम एक नाम से और जानते हैं, वो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स कहिए चाहे प्रोटोनेफ्रिडिया, बात एक ही है। अच्छा, एक बात और समझिए, इस प्रोटोनेफ्रिडिया की वजह से ही इसका जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम। क्या कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम, मतलब आदि वृक्कक तंत्र, इसे हम हिंदी में बोलते हैं आदि वृक्कक तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया याद करना ज्यादा बेटर है, या फिर आप डायरेक्ट ये याद कीजिएगा कि इसका उत्सर्जन तंत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है, ज्वाला कोशिकाएं व उत्सर्जन वाहिकाओं से। ठीक है, तो चले फिर बात कर लेते हैं अपनी वन बाय वन। ज्वाला कोशिकाएं, देखिए क्लास, पहली बात तो ये कि ये जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं ये मीसेनकाइम कोशिकाओं, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है ना आपकी, मीसेनकाइम एंड पैरेन्काइम, तो यहाँ पर मीसेनकाइम कोशिकाओं का ही रूपांतरित रूप है ये, मतलब फ्लेम सेल्स, मतलब जो ज्वाला कोशिकाएं हैं वो किसका रूपांतरित रूप है, आपकी मीसेनकाइम कोशिकाओं का। ठीक है, किसका, मीसेनकाइम कोशिकाओं का ही ये रूपांतरित रूप है। और ये जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं ये लिवर फ्लूक मतलब फैसियोला हेपेटिका के मीसेनकाइम में बिखरी रहती हैं। कैसी रहती हैं, ये मीसेनकाइम में बिखरी रहती हैं, इसीलिए कहा गया है ये मीसेनकाइम कोशिकाओं का ही रूपांतरित रूप है। ठीक है, तो चले एक काम करते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग फ्लेम सेल्स का।
हाँ भाई सेकेंड ईयर। अब जरा समझिएगा, मैम बैकग्राउंड में अजीब सी आवाज आ रही है, अब नहीं आ रही होगी बेटा, ठीक। एक्चुअली वो थोड़ा सा ये आवाज करता है आपका होल्डर। चलिए देखिए, जब हम बात कर लेते हैं, ये डायग्राम जो है दिस इज अ ज्वाला कोशिका, ठीक है। क्या है ये? ज्वाला कोशिका। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये है फैसियोला हिपैटिका में उत्सर्जित तंत्र को दर्शा रहा है। तो इसमें उत्सर्जित तंत्र के रूप में इसकी जो क्या चीज, एक तो ज्वाला कोशिकाएं और एक्सक्रीटरी डक्ट मतलब उत्सर्जी वाहिकाएं, ये मिलकर एक जाल नुमा संरचना बनाती हैं। क्या बनाती है? जाल नुमा संरचना, जिससे ये पूरा ये जो आपका फैसियोला हिपैटिका है, ये इसमें इस तरह से घेरे रहता है शरीर को, ठीक है। यहाँ पर अब ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, ये गोल गोल राउंड एंड राउंड, ठीक है। यह ये चीज है आपकी फ्लेम सेल्स। क्या है? ये है आपकी ज्वाला कोशिकाएं। अब मैंने यहाँ से एक ज्वाला कोशिका उठाई है और यहाँ पर उसको बड़ा रूप दिखा दिया है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जब हम बात करते हैं ज्वाला कोशिकाओं के बारे में, ठीक है, तो ये ज्वाला कोशिकाओं के बीच में एक गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुहा पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं सेल ल्यूमेन। क्या बोला जाता है? सेल ल्यूमेन। ये गुहा एक कैविटी लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब क्या? एक गुहा है जो इस ज्वाला कोशिका में अंदर की तरफ पाई जाती है। इस गुहा में कुछ सीलिया लटके रहते हैं। क्या लटके रहते हैं? सीलिया। सीलिया को हिंदी में कहते हैं पक्षमाभ, ठीक है। तो इसके इस गुहा में क्या लटके रहते हैं? पक्षमाभ लटके रहते हैं। आप लोग जनरली जानते हैं कि जब सीलिया और फ्लैजिला के बारे में बताया था कि ये सीलिया और फ्लैजिला जो है उनका उद्भव किससे माना जाता है? बेसल ग्रेन्यूल से। किससे माना जाता है? बेसल ग्रेन्यूल से, मतलब आधारी कणिका से माना जाता है, ठीक है। किससे माना जाता है? आधारी कणिका। तो यहाँ पर भी ये जो पक्षमाभ है, सीलिया है, इनका भी उद्भव किससे है? आधारी कणिका से है, बेसल ग्रेन्यूल, ठीक है। किससे है? आधारी कणिका से है। अब ये जो आप देख रहे हैं सीलिया, ये इसकी गुहा में हमेशा ऐसे लटकते रहते हैं, हमेशा ऑलवेज, और इस तरह हिलते रहते हैं, ठीक है। इसमें ना सिर्फ लटकते हैं बल्कि इस तरह हिलते भी रहते हैं। अब ये जो सीलिया है, जब ये लटकते हैं तो ऐसे लगता है जैसे दिए की लौ जल रही है। आप लोगों ने सभी ने भाई दिए तो लगाए हैं, तो दिए में जिस तरह लौ हमेशा इस तरह डगमग करती रहती है, सिमिलरली इसमें भी मतलब इसी तरह इस ज्वाला कोशिका की जो गुहा में ये सीलिया उपस्थित होते हैं, ये क्या काम करते हैं? इस तरह डगमग डगमग हमेशा इस तरह हिलते रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो जब इसमें उत्सर्जित तंत्र बताया जाएगा तो उस दौरान यहाँ पर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, जब वो यहाँ पर अवशोषित करके ये जो फ्लेम सेल अपने अंदर लेगी, तब ये जो सीलिया होते हैं उनको आगे की तरफ भेजती है, ठीक है। तो भेजने का जो गुण होगा वो किसकी वजह से भेजती है? ये अपने सीलिया जो इस तरह हिलते रहते हैं ऑलवेज, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो सीलिया हमेशा इस गुहा में लटकते रहते हैं और इस तरह हिलते रहते हैं, तो उसकी वजह से ही, एक इसी कैरेक्टर की वजह से ही हम इन्हें क्या नाम देते हैं? ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं मतलब फ्लेम सेल, क्योंकि इसमें ये सीलिया कैसे लगते हैं? जैसे जो दीपक होता है उसमें ज्वाला उठती है हमेशा, तो उसी प्रकार के ये देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं फ्लेम सेल, ठीक। अब आ जाइए, ये फ्लेम सेल में ये जो ये प्रेजेंट रहते हैं, इसके पीछे की तरफ एक बहुत सक्रिय नलिका पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी, मतलब केशिकाएं। क्या उपस्थित होती है? केशिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। और ये जो आपके फ्लेम सेल होते हैं, ये ज्वाला कोशिकाएं, इनके बाहरी स्तर जो होता है उस पर कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं? प्रवर्ध। और ये प्रवर्ध जो होते हैं कूटपादीय प्रवर्ध होते हैं। क्या होते हैं? कूटपादीय प्रवर्ध। कूटपादीय प्रवर्ध मतलब स्यूडोपोडियल प्रोसेस, ठीक। अच्छा, अब यहाँ समझिएगा, कूटपादीय प्रवर्ध का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो प्रवर्ध है, ठीक है। प्रवर्ध मतलब जो बाहर की तरफ कुछ ऐसी संरचनाएं जो बाहर की तरफ निकली हुई है, ठीक है।
तो फ्लेम सेल में बाहर की तरफ जो ये आउटग्रोथ निकले हुए हैं, मतलब कूट गोहिकीय क्या है ये आपके प्रवर्ध, ठीक है। इनका कोई भी एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एक संरचना नहीं है। तो जब इस प्रकार की संरचना जिसमें कोई भी नियमित आकार नहीं है तो उसको हम बोलते हैं कूटपादीय प्रवर्ध। क्या बोला जाता है ये कूटपादीय प्रवर्ध, मतलब स्यूडोपोडियल प्रोसेस इसमें उपस्थित होती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया क्लास? फ्लेम सेल ज्वाला कोशिकाओं का ये देखिए, इसे हम एक बार और रिवाइज करेंगे थोड़ी देर में। यस, देखिए इसे थोड़ी देर में फिर बताएंगे, पहले आप एक बार ये समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज अ फैसियोला हेपेटिका, मतलब हाँ रिपीट करेंगे बेटा हम। अच्छा सेकेंड ईयर, पहले जरा रिजॉइन कर लें आप प्लीज।